मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब बौद्धिक संपदा से जो आपका संबंधित पेपर होता है आईपीआर का, उसकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर चारों की चारों यूनिट का मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके सामने, जिसमें आपके एमसीक्यूज प्लस इसमें थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी साथ के साथ। तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और साथ साथ अन्य भी वीडियो देखना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ पर पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ भी जाकर पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न की बात करें, व्हाट डज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू। तो बौद्धिक संपदा का संबंध किस चीज़ से होता है, तो किस चीज़ से संबंधित होती है आपकी बौद्धिक संपदा? मस्तिष्क की रचनाओं से संबंधित। देखो बौद्धिक संपदा क्या है, बौद्धिक संपदा है जहाँ कोई साहित्य हो, कोई रचनाकार, कोई रचनात्मक कोई कार्य किया जाता है, भाई एक बौद्धिक संपदा का रूप में जानी जा है। समझ में आएगा आपको? तो कोई भी क्रिएशन है, कोई भी चीज़ जो नई चीज़ को निर्माण करियो, जिन बौद्धिकता थारो दिमाग को यूज हो, उस चीज़ ने क्या कही जाए, बौद्धिक संपदा के नाम से जानी जाए। जहाँ संपदा क्यों अपने तार घर जमीन होगी, समझ में आ गई, या फिर कोई सोनो चांदी होगो, गाड़ी घोड़ा ही, ये सारा क्या प्रॉपर्टी में है। तो बौद्धिक संपदा में क्या होगी, जो दिमाग से संबंधित कोई चीज़ अगर था निर्माण करेगी है, वह बौद्धिक संपदा में आवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कौन सी नहीं होती इसमें से आपकी पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट बौद्धिक संपदा से ही कराया जाता है। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया कोई मेरी क्या कर दी, मैंने एक सीरीज़ लॉन्च कर दी खुद के, तो उसका मैं पेटेंट कराऊंगा कि भैया मेरे द्वारा ही बनाई गई है, इस पर मेरा ही अधिकार होगा। कोई इसको कॉपी पेस्ट करके बेचेगा तो कॉपीराइट लग सकता है उस पर। तो ये पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। जैसे अब एडिडास है, एडिडास ने जो डिज़ाइन करके शूज़ बना दिया वैसा और कोई नहीं बना सकता। तो क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रेड राइट है। कॉपीराइट क्या होते हैं, अब मेरा यूट्यूब से आपने वीडियो उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, आप वो मेरे को दिखा दिया भाई इस व्यक्ति ने आपका यूट्यूब पे ऐसा कैसा वीडियो डाला है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी आपकी दिमाग से क्रिएशन, मतलब अया की चीज़। पहले तो ये तीन नाम तो अच्छा रट लियो, ये तीन नाम दिखेगा वह बौद्धिक संपदा से संबंधित है। पहली चीज़ को क्या कहा जाता है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके कॉपीराइट से संबंधित होती हैं। बाकी जो लैंड डीड होती है भूमि से संबंधित, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो भूमि हो गई, कार हो गई, आपकी जो गोल्ड हो गया, मनी हो गई, ये सारी आपकी इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बौद्धिक संपदा से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये देखिए, तो आपको उसको क्रॉस कर देना है। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आईपीआर फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार वो आईपीआर से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो बौद्धिक संपदा से संबंधित आपके जो अधिकार होते हैं, उसको आईपीआर के नाम से जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, तो पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए, आविष्कारों के लिए। तो कोई भी आविष्कार किया, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई आविष्कार किया, कोई नया, उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन से मतलब गाड़ी चलाई, मान लो किसी ने, उसने क्या किया, आप हो गया इंटरनेशनल पेटेंट कंपनी के पास, उसने कहा कि भाई ये नई चीज़ बनाई है, तो वो देखेंगे कि भाई क्या किसी ने और कोई ने तो नहीं बना रखी है, तो कहा भाई नहीं बनाई है, तो क्या होगा, उसको पेटेंट दे दिया जाएगा कि अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर और कोई यूज करेगा तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इन्वेंशन को इस नाम से जाना जाता है, और पेटेंट के चीज़ों को और कोई यूज भी नहीं कर सकता। विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेचर एंड आर्टिस्ट वर्क। तो कौन सी आईपीआर मौलिक साहित्य और कलात्मक कार्यों की रक्षा करता है, तो कौन सा आईपीआर करता है? सही आंसर क्या, कॉपीराइट हो गया। तो कॉपीराइट है, कोई भी कवि हो गया, लेखक हो गया, संगीतकार हो गया, जैसे रचनाकारों की मौलिक कार्यों की रक्षा करता है। मतलब कोई भी लेखक हो गया, कोई कवि हो गया, कोई संगीतकार हो गया, अगर उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया, मौलिक रचनाओं का निर्माण किया गया है, तो उसकी रक्षा करने का कार्य कौन करता है, कॉपीराइट है वो कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सही आंसर होगा इस चीज़ से संबंधित। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आईपीआर। तो आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, मतलब बौद्धिक रचनाओं की रक्षा करना आपका आईपीआर के से संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होगा आपका, कि बौद्धिक जो रचनाएं होती हैं उनकी रक्षा करना आईपीआर से संबंधित होता है। समझ में आ गया आपका? तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जो उनकी रक्षा करने का यही कार्य कौन कार्य करता है, आईपीआर वो इनका कार्य करता है। पेटेंट के माध्यम से ये जो आपका
कॉपीराइट हो गया, इसके माध्यम से इसका आईपीआर संभालता है सब चीज़ें। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गवर्न द आईपीआर ग्लोबली, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वैश्विक स्तर पर आईपीआर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, टीआरआईपीएस, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब क्या होता है कि यह क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो जो क्या करती है, आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी बौद्धिक संपदा होती है, कोई नया आविष्कार किया गया, कोई लेखक की कोई रचना हो गई, तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई उलझन आ रही है, कोई किसी ने कॉपी करके बेच दी उसको, कोई इलीगली उसको सेल कर रहा है, तो उसको संभालने का कार्य कौन करता है, टीआरआईपीएस नामक संस्था करती है। या फिर ये समझौता है, मतलब टीआरआईपीएस नामक का एक समझौता है जो किया गया है कि भाई आपको हम इन सब चीज़ों को बचा कर रखेंगे, वरना क्या हो जाएगा, कोई न अपना खुद का काम तो करेगा ही नहीं, सब दूसरे के कॉपी करने में लग जाएंगे। कॉपीराइट्स लास्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द ऑथर डेड इन इंडिया, तो भारत में लेखक की मृत्यु के कितने वर्ष बाद में कॉपीराइट जिंदा रहता है, तो कितने वर्ष तक रहता है, तो कोई लेखक मर गया तो उसके 60 साल बाद तक जो कॉपीराइट है उसका अधिकार उसके पास रहता है, मतलब 60 सालों तक उसकी कोई भी रचनाएं हैं उसके वो पैसे कमाता रहेगा, उसके पैसे उसको मिलते रहेंगे। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ट्रेडमार्क को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे ट्रेडमार्क को परिभाषित करते हैं, ब्रांड नाम से और लोगो से। तो आपने देखा होगा ना, एडिडास की जगह एबीबास की कम है, लोग जूते बेच जाते हैं, तो एडिडास के क्यों नहीं बेचते, क्योंकि एडिडास के पास खुद का क्या ट्रेडमार्क है, उस नाम से उसका ना तो कोई लोगो यूज कर सकता है सेम टू सेम, ना ही उसके नाम से कोई जूते या उस जैसा प्रोडक्ट है वो सेल कर सकता है, वो उसके पास उसका ट्रेडमार्क है। तो समझ में आ गया, अगर जैसे यूनिवर्सिटी चैंपियन का अगर मैं ट्रेडमार्क ले लूँ तो ऐसा लोगो और ये नाम और कोई यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया आपको, तो बस इसका आपको क्या लेना पड़ता है, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। What type of IP is protected under the design right, तो डिजाइन राइट किस प्रकार की बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हैं, सौंदर्य उपस्थिति के एस्थेटिक अपीयरेंस से संबंधित आपको बौद्धिक संपदा की क्या करते हैं, आपकी आईपी एड्रेस है वो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब आईपी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है। अब बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, हाउ व्हाट डज द कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स, तो कॉपीराइट किसकी रक्षा करते हैं, तो कॉपीराइट रक्षा करते हैं आर्टिस्टिक एंड द लिटरेसी वर्क, तो कलात्मक और साहित्य कृतियों की रक्षा करने का कार्य किसका किया जाता है, कॉपीराइट के द्वारा किया जाता है। तो कोई भी साहित्यकार है वो अपने साहित्य और जो कृतियों से संबंधित आपको कॉपीराइट की रक्षा कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी कॉपीराइट साहित्य, कलात्मक, संगीत, सॉफ्टवेयर होते हैं, इस पे कॉपीराइट लगता है। तो क्या होता है, कोई भी लेखक ने लेख लिखा, किसी ने इंसान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई रचना करी, कोई गाना निकाला, कोई ऐप वगैरह को क्या किया बनाया, तो उसमें क्या उसका खुद का दिमाग लगा, खुद का पैसा लगा, खुद की मेहनत लगी है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या कौन से अधिकार दिए जाते हैं, कॉपीराइट के अधिकार दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है इसका। व्हाट इज द यूजुअल टर्म ऑफ द कॉपीराइट इन इंडिया, तो भारत में कॉपीराइट की सामान्य अवधि क्या होती है, तो कितनी अवधि होती है, कोई भी लेखक हो गया, कोई भी जो जिसने उस चीज़ का निर्माण किया, वो अगर मरने के बाद में 60 साल तक उसको उसके कॉपीराइटों के अधिकार मिलते रहते हैं। समझ में आ गया, तो कॉपीराइट के अधिकार 60 साल तक रहते हैं उस लेखक के, उस कवि के मरने के बाद भी। विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट द इन्वेंशंस, तो इनमें से कौन आविष्कारों की रक्षा करता है, तो कौन करता है आविष्कारों की रक्षा, सही आंसर क्या होगा, पेटेंट है। तो जो आपको पेटेंट होता है, समझ में आ गया, पेटेंट क्या करता है, कोई आविष्कार हो गया, आविष्कार जैसे टीवी का आविष्कार हो गया, घड़ी का आविष्कार हो गया, आपका कोई पंखे का आविष्कार हो गया, तो कुछ इस प्रकार के आविष्कार होते हैं ना, मतलब आविष्कार समझ में आ गया ना, कोई नई चीज प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उस पर किस प्रकार क्या उसको रक्षा कौन करता है, पेटेंट के माध्यम से उनकी रक्षा की जाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर ए पेटेंट इन इंडिया, तो भारत में पेटेंट की मैक्सिमम अवधि कितने साल की होती है, तो 20 साल की अवधि होती है भारत में पेटेंट की। समझ में आ गया, पेटेंट किसी व्यक्ति ने कराया तो उसको 20 साल तक वो क्या होता है, वो उस व्यक्ति के अधिकार में होती है वो चीज़। और जो कॉपीराइट है वो 60 साल तक होता है उस व्यक्ति के मरने के बाद, जितने दिन जिंदा रहता है इतने दिन तो उसको मिलता ही रहता है, मरने के बाद भी 60 साल तक। विच आईपी प्रोटेक्ट द लोगोज एंड ब्रांड नेम, तो भारत में बौद्धिक संपदा, लोगों और ब्रांड नेम की रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, ट्रेडमार्क का वो करता है। तो समझ में आ गया आपको, लोगो और ब्रांड की जो रक्षा करने का कार्य ट्रेडमार्क का होता है। तो देखो, कोई भी लेखक की रचना हो गई, कोई भी बौद्धिक संपदा की, उसको कौन करता है, उसको रक्षा करने का कार्य किसका होता है, कॉपीराइट का होता है।
कोई भी लेखक की रचना हो गई, कोई फिल्म हो गई, कोई मूवी होगा, कोई सॉन्ग हो गया, ऐप हो गया, तो उसके लिए कॉपीराइट बनाया गया है। कोई भी इन्वेंशन हो गया, कोई आविष्कार हो गया, आविष्कार के लिए कौन सा मिलता है आपको? आविष्कार के लिए आपको पेटेंट करवाना पड़ता है। समझ में आ गया? और लोगो और ब्रांड नेम के लिए आपको कौन सा होता है? ट्रेडमार्क होता है। अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई मेरे हिसाब से। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक रहता है? तो ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए क्या चीज़ आवश्यक रहती है? डिस्टिंगटिव मार्क्स, मतलब विशिष्टात्मक निशान। मतलब आपको क्या होंगे, जो ट्रेडमार्क के लिए आपको आपका जो लोगो है वो दुनिया में कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका क्या लोगो है वो थोड़ा अलग प्रकार का होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए सभी लोगों से। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होगा। व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? तो औद्योगिक डिजाइन में क्या चीज़ें संरक्षित होती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्थेटिक शेप एंड अपीयरेंस, सौंदर्यात्मक रूप और आकार। तो कोई भी डिजाइन अधिकार उत्पाद की बाहरी उपस्थिति की रक्षा करता है, न कि उसके कार्य की उपयोगिता की। तो जो डिज़ाइन और अधिकार होता है ना, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होती है, वो उसके जो उसको किस तरीके से बनाया गया है, समझ में आ गया? जो घड़ी है, तो घड़ी का जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो क्या रहता है? उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है भाई, उसका डिज़ाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता उस रूप से, उसका आकार कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ऐसे समझ लो एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल के फ़ोन ने जैसे फ़ोन बना रखे हैं वैसे उसका जो डिज़ाइन है उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, उसके शेप को कोई कॉपी नहीं कर सकता। समझ में आ गया आपको? उसी शेप में, मतलब उसको कोई छोटा बड़े कर देंगे, थोड़ा छोटा बड़ा कर देंगे, लेकिन सेम शेप में नहीं आएगा वो। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉर द रजिस्टर्ड डिजाइन इंडिया। तो भारत में पंजीकृत डिजाइन की रक्षा कितने अवधि की होती है? तो कितने की अवधि की होती है? 10 साल, एक्सटेंडेड टू 15 ईयर। तो 10 साल जिसे 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो कोई भी डिज़ाइन है उसकी रक्षा कितने साल के लिए होती है? पहले 10 साल के लिए हो सकती है, लेकिन अब चाहो तो उसको 15 साल तक क्या कर सकते हो? उसको बढ़ा भी सकते हो। तो समझ में आ गया आपको? 10 से 15 साल तक के बीच में आपको जो कोई भी डिज़ाइन होती है उसको रक्षा करने का कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो जीआई टैग जो देते रहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी, अगर आपने पढ़ा तो पढ़ लोगे। जोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान का क्या है, दाल बाटी चूरमा है ना, मान लो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो राजस्थान को जीआई टैग दे दिया उस चीज़ का। अब जयपुर की क्या चीज़ फेमस है? मान लो जयपुर की अपनी कोई पेंटिंग फेमस है, तो उस पेंटिंग को जीआई टैग दे देंगे कि भाई ये तो इस पर्टिकुलर एरिया का क्या है, फेमस चीज़ है, यहीं पर मिलती है, वो जीआई टैग के नाम से जानी जाती है। तो स्थानीय उत्पाद की जो पहचान देने के लिए क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है, जिसका क्या बोलता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द टर्म ऑफ जीआई इंडिकेशन। तो भारत में जीआई इंडिकेशन की कितने साल की अवधि होती है? तो 10 साल की अवधि होती है, और उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब 10 साल के लिए तो वो चीज़ क्या रहती है? 10 साल के लिए तो उसकी रक्षा रहती है, लेकिन उसको आप और आगे भी रिन्यू करा सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो। 10 साल के बाद में अगर कोई चाहे तो उसको फिर से और आगे सालों के लिए बढ़ा सकता है जीआई टैग को। और ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 को रिवीजन। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाई आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का, आईपी इन्फोर्समेंट का क्या मतलब होता है? आईपी परिवर्तन का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लीगल प्रोटेक्शन एंड एक्शन अगेंस्ट द आईपी वोलेशन। तो उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संरक्षण और कार्रवाई करना, मतलब कोई भी जो लीगल प्रोटेक्शन देना और एक्शन लेना। कोई भी अगर आईपी है, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको अगर कोई भी क्या कर रहा है, उसको चुरा रहा है, तो मतलब अगर आपने कोई क्या क्या मैंने सीरीज लॉन्च कर दी, तो उसको कोई क्या कर रहा है, दुकान पे कॉपी करके बेच रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीपीडीटीएम। तो भारत में सीजीपीडीटीएम की क्या भूमिका होती है? तो जो सीजीपीडीटीएम है ये कैसी होती है? जो रजिस्टर एंड मैनेज द पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो भारत में पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क का पंजीकरण करने की कौन सी संस्था करती है? सीजीपीडीटीएम। सीजीपीडीटीएम है वो नाम की जो टर्म है, जो संस्था, वो इसका क्या करती है? वो इसका प्रबंधन करती है। व्हाट इज द वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सीजीपीडीटीएम। सीजीपीडीटीएम की जो हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुंबई में इसकी सीजीपीडीटीएम की ऑफिस है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से याद कर लेना है, इसकी ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईपी इनफ्रिगमेंटेशमेंट। तो कौन में से आईपी उल्लंघन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका?
बाइंग ए लाइसेंस प्रोडक्ट, तो कोई भी लाइसेंस है उसको प्राप्त करके खरीदना है, वो आपका क्या नहीं है, आपका आईपी का उल्लंघन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई भी लाइसेंस प्राप्त उत्पाद है उसको आपने खरीद लिया तो वो इसका उदाहरण नहीं होता, क्योंकि आपने उसको पैसे दे दिए हैं, लाइसेंस ले लिया है, तो अब आप उसमें उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन किसी भी आविष्कार की अगर आप नकल करते हो तो वो क्या होगा, उसका आईपी का उल्लंघन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने कॉपी किया है, नकल कर रहे हो उसका। अनुमति के बिना लोगों का, अगर उसके सेम टू सेम लोगों को प्रयोग कर रहे हो बिना अनुमति लिए, तो ये भी उसकी आईपी की जो उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो बिना पैसे दिए जो अपन क्या करते हैं, बिना के लिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ना अपन, तो उसको क्या कहा जाता है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उल्लंघन में जाना जाता है। व्हाट इज द आईपी इन्फ्रिंगमेंट, तो आईपी का उल्लंघन क्या होता है, किससे संबंधित होता है, किसी और की आईपी का अवैध उल्लंघन करना। तो आपकी अनऑथोराइज यूज करते हो आप किसी भी इंसान की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपने क्या किया, कोई भी इंसान था, उसका ऐप था, आपने उसको, जैसे विंडो होती है तो विंडो में दो प्रकार की होती है, एक तो आपने 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके उसको विंडो लिया, और एक आपने 50 रुपये सीडी लेकर उसको डाल दिया। समझ में आ गया। तो वो 50 रुपये वाली सीडी होती है ना, वो क्या होती है, वो आपने उसको आईपी का जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका उल्लंघन किया है, आपने उसकी की नहीं ली है। समझ में आ गया। तो यही होता है, अगर आप उसके बिना किसी भी इंसान के जो ट्रेडमार्क हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई कॉपीराइट म्यूजिक हो गया, कोई पेटेंट कराया आविष्कार, उसको यूज कर रहे हो, उसको बिना पूछे बिना उसे लाइसेंस लिए, उसी को आईपी के उल्लंघन में जाना जाता है। विच कंट्री हैंडल द आईपी डिस्प्यूट इन इंडिया, तो भारत में आईपी विवादों को कौन सी संस्था अदालत देखती है, तो सही आंसर क्या होगा, उच्च न्यायालय है। वो क्या देखती है, आपको जो आपके आईपी से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं उसको उच्च न्यायालय का देखने का कार्य होता है। पायरेसी ऑफ फिल्म एंड म्यूजिक इज वायलेशन ऑफ, तो फिल्मों और संगीत में पायरेसी का उल्लंघन किससे होता है, कॉपीराइट के कानूनों के द्वारा। तो जो भाई कोई भी आपने मूवी बनाई, कोई म्यूजिक बनाया, तो लोग उसको कॉपी कर करके सीडियो में डालते थे ना, तो वो क्या होती है, अवैध होती थी, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वो किस चीज़ से उस चीज़ की रक्षा की जाती है, कॉपीराइट के जो कानून होते हैं उससे उन चीज़ों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। तो कोई भी आपको आप जो ऑनलाइन नहीं देख सकते हो उनको। 8 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिमेडी अंडर द आईपी लॉ, तो निम्नलिखित में से कौन आईपी कानून के तहत उपाय है, तो कौन सा है, उपयुक्त सभी, मुआवजा हो गया, निषेधाज्ञा हो गया, उल्लंघन करने वाली वस्तुओं की जब्ती होगी, ये सभी की सभी क्या हो सकती है, कानून के, मतलब आपने कोई व्यक्ति है वो आपकी चीज़ यूज करने लगा है, आपका प्रोडक्ट है उसको पेटेंट कर रहा है, उसको यूज करने लगा है, तो उस पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मुआवजा लग सकता है, उसको निषेध कर सकते हो, और उसकी जो उसने जो प्रोडक्ट बना रखे हैं वैसे उनको जब्त कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो उससे नियमों को लगाकर। आईपी कानून में निषेधाज्ञा क्या होती है, तो निषेधाज्ञा आईपी कानून में क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उल्लंघन रोकने का आदेश। तो कोई भी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है उसको आप रोकने का आदेश दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्डर टू स्टॉप द इन्फ्रिगमेंटेशन, मतलब आप कोई भी व्यक्ति है जो आपकी चीज़ों को यूज कर रहा है उसको आप रोकने का आदेश दे सकते हो, इंजेक्यूरेशन ऑफ रन। तो निषेध है, तो निषेध का अर्थ यही तो होता है रोकना, तो बस इससे याद कर लो आप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इन्फोर्सिंग आईपी राइट्स, तो आईपी अधिकारों के प्रवर्तन में पहला कदम क्या होता है, तो कौन सा कदम होता है, कानूनी नोटिस भेजना। मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई व्यक्ति आपकी कॉपीराइट चीज़ों का बिना आपसे कोई राइट लिए, अधिकार लिए, पैसे लिए उनको यूज कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाकर कानूनी रूप से उसको क्या कर सकते हो, एक नोटिस भेज सकते हो। तो आपकी यूनिट नंबर 3 वो रिवाइज हो गई। आप यूनिट नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे। व्हेन वाज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर की नीति कब लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होगा। 2016 में आईपीआर की नीति है वो लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला। 2016 में आईपीआर की नीति है उसको लागू किया गया था, ताकि जो नवचार है वो बढ़ सके, मतलब लोग अपने क्रिएटिव चीज़ें बना सके, ना कि दूसरों की कॉपी की हुई चीज़ें बनाएं। अगले वाला है, राष्ट्रीय आईपीआर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है, क्रिएटिव इंडिया इनोवेशन इनोवेटिव इंडिया, मतलब रचनात्मक भारत व नवाचारी भारत। मतलब क्या करे, इंडिया क्रिएटिव, अपने खुद जो लोग हैं वो अपने खुद की क्रिएटिविटी को यूज करें, अपने दिमाग को यूज करें, अपनी बौद्धिक संपदा को यूज करके नई चीज़ें बनाएं, दूसरों की चीज़ों को ही कॉपी ना करते रहे।
विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईपीआर पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में आईपीआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भारत में जो कॉमर्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी आईपीआर नीति का निगरानी करने का कार्य होता है उनका। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट द आईपी अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट। तो कौन सी सरकारी योजनाएं हैं वो छात्रों और शिक्षकों में आईपी के प्रति जागरूकता बढ़ाती है? तो कौन सी बढ़ाती है? आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में क्या किया जाता है? आईपीआर से संबंधित क्या होते हैं? कॉलेजों में प्रोग्राम लगते हैं। संस्थाओं को आईपीआर को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि आपको दूसरों की नकल करने के बजाय खुद के क्रिएटिव विचार होते हैं उनको यूज करना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट इज CIPM वाज क्रिएटेड अंडर विच डिपार्टमेंट। तो आईपीआर प्रचार और प्रबंधन के लिए CIPM किस विभाग के तहत बनाया गया? तो CIPM किस विभाग के अंतर्गत बनाया गया है? DPIT के तहत, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो CIPM और DIPT के तहत बनाया गया था ताकि योजनाओं को लागू किया जा सके। तो एक डिपार्टमेंट है जो आपस में मिलकर कार्य कर सकते हैं ताकि जो आईपी से संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी नियम कायदों को लागू किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया आईपी सुरक्षा योजना के तहत स्टार्टअप की कौन सा लाभ मिलता है? तो कौन सा मिलता है? फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत क्या हो गया है कि अब आप क्या कर सकते हो? अपना कोई उद्योग धंधा खोल रहे हो और उसको अगर आप तुरंत पेटेंट कराना चाहते हो, तुरंत अपना क्या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाती है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत। अगले वाला, हाउ डज द आईपी ऑडिट मीन्स। तो आईपी ऑडिट का क्या अर्थ होता है? रिव्यू द आईपी एसेट्स एंड द प्रॉपर्टी स्टेटस। तो आईपी के जो एसेट होते हैं, जो सामान होते हैं, उनको क्या करने का? प्रोटेक्शन करने का आईपी ऑडिट का कार्य होता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सी नहीं आती है? एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो भारत में जो एक्सपोर्ट सब्सिडी आती है वो आईपीआर नीति के अंतर्गत नहीं आती है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, आईपी परिस्थिति तंत्र में विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होती है? तो क्या होती है? आईपी जनरेशन थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। तो अपन विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आईपी उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब हम लोगों को स्कूलों में बच्चे सीखते हैं, क्रिएटिव चीज़ें करना सीखते हैं, नई चीज़ें करना सीखते हैं। तो इससे क्या होता है? स्कूल और विश्वविद्यालय में जो आईपी है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका इकोसिस्टम बना दिया जाता है ताकि बच्चे क्रिएटिव बन सके, ना कि दूसरों की चीज़ों को कॉपी कर सके। आईपीआर योजना के तहत विश्वविद्यालयों को पेटेंट दाखिल के लिए किस प्रकार का समर्थन किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडी। तो जो स्कूल हैं उनको क्या किया जाता है? विश्वविद्यालयों को फाइनेंशियली मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है ताकि वो क्या कर सकें? खुद के कोई नए इनोवेशंस कर सकें। तो ये आपका जो आईपी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट से संबंधित जितना भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, उनको मैंने समझा दिया है। आपको जो इसकी जो PDF और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो और अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।